डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का टर्म 1 का सेट 2 बनाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं और इसको ओडोमीटर कहते हैं। और हम लोग सब चीज ऑप्शन को भी समझते चलेंगे। तो स्पीडोमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है? तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में हम सेट 1 में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। आप उसको जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। और थर्मामीटर क्या है? तो थर्मामीटर हमारे टेम्परेचर को माप करता है। थर्मामीटर में एक लिक्विड डाला हुआ रहता है जिसको हम लोग पारा कहते हैं। उसके अंदर एक पारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? तो इसका है सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति में होता है, क्योंकि सड़क पर जो है एक कार जो है वह एक सरल रेखा में चलती है, रेखीय गति में चलती है। अब इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। अब सरल लोलक की गति क्या है? तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि घड़ी का जो पेंडुलन होता है वह सरल लोलक की गति होती है। और लोलक की गति हम लोग झूला से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो झूला को अपने स्थान से आगे जाना और फिर बैक पीछे आना, इसी को हम लोग लोलक की गति कहते हैं। चलिए बी नंबर क्या दिया है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ये कैसी गति होती है? ये होती है वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। इसमें दिया है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वेग कहते हैं। 4 नंबर क्या दिया है? एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है तो यह शून्य होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? तो संवेग जो है सदिश राशि है। सेट 1 में हम सदिश और अदिश को बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। आप उसको जाके वहाँ से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो ये कौन सा गुण कहलाता है? जड़त्व का गुण कहलाता है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से फिगर्स में समझते हैं। चलिए जड़त्व को समझते हैं। जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह वह वस्तु जो है वह कितना भार, कितना वजन वो अपने निचली सतह पर लगा रहा है, उसी को उसका जड़त्व कहते हैं। वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहता है। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर एक सिक्का रखा हुआ है और एक गिलास है और एक गट्टा रखा हुआ है पेपर का। तो जब हम उंगली से इसको प्रेस करके अचानक हटा देंगे तो ये सिक्का जो है जड़त्व के कारण इस गिलास में गिर जाएगा। यही जड़त्व का नियम है। और इसका एग्जांपल हम लोग पेड़ से पत्ती को झरना को भी, जो पेड़ से पत्ती गिर जाता है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जड़त्व के कारण ही वो झड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का SI मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड। चलिए 8 नंबर समझते हैं। इसमें दिया है कि इसमें दिया है 8वां क्वेश्चन, यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। बी दिया है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। दोनों का जड़त्व बराबर होगा। ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। इसको समझिए कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। अगर ये 6 केजी का है, ये 34 केजी का है, तो जाहिर सी बात है कि 34 केजी का जड़त्व अधिक होगा और 6 केजी का जड़त्व कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 9 नंबर दिया है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो ये द्वितीय नियम होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। तो इसका मात्रक जो है
मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ तुरंत से याद रख सकते हैं कि मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो लगाता है वह ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है। चलिए इसका ऑप्शन भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका एक ऑप्शन है उत्प्लावन बल। चलिए इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं उत्प्लावन बल क्या है। तो जब कभी भी देखे होंगे कि जब गेंद को पानी में डुबाया जाता है तो हमें नीचे से भी एक फोर्स का अनुभव होता है। तो जो पानी के अंदर से जो फोर्स लगाने का अनुभव जो होता है वही जो है उत्प्लावन बल कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं कि जब कभी भी किसी पत्थर को जब किसी भी पत्थर को पानी के अंदर में उठाया जाता है तो पानी के अंदर में जब तक रहता है तब तक वह जो है हल्का महसूस होता है। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकलने लगता है तो उसका जो है भार अधिक महसूस होने लगता है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि पानी भी हम पर फोर्स लगा रहा था, पत्थर पर एक फोर्स लगा रहा था, जिसके कारण हमें पानी के अंदर उठाने पर हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही पानी से जब बाहर होने लगता है तो ये भारी महसूस होने लगता है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो पानी में तैरता है उत्प्लावन बल के कारण ही तैरता है, और नाव भी जो चलता है वो उत्प्लावन बल के ही कारण चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। चलिए 12 नंबर समझते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर समझते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? चलिए इसको समझते हैं अच्छे से समझ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? मान लेते हैं कि कोई वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। तो अगर इनका दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक था तो हम इसकी दूरी को आधा कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या निर्भर करेगा? तो हम एक सूत्र जानते हैं कि F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटे आर का स्क्वायर। तो आर जो है इसका डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। आर जो है इसका डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। तो आर को हम बटे 2 करते हैं, इसको आधा करना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा जी गुना M1 इंटू M2 बटे आर का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। इसका 2 का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 4 जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 4 गुना G1 गुना M1 गुना M2 बटे आर का स्क्वायर। अर्थात गुरुत्वाकर्षण जो है 4 गुना बढ़ गया, इसलिए इसका आंसर 4 गुना बढ़ गया वही होगा। अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है? सभी जगह समान होता है, लेकिन बाहर जो है वह अलग जगह पर अलग हो जाता है। जैसे कि इससे पहले सेट 1 में दिया गया था, उसमें हम लोग देखे थे कि पृथ्वी पर जितना किसी व्यक्ति का द्रव्यमान होता है उसका 1/6 चांद पर होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है हर जगह समान ही होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर को समझते हैं। 15 में दिया है कि दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो यह जो है ठोस के कण को दिखाया गया है। एक यह जो है ठोस के कणों को दिखाया गया है। ठोस के कण जो है बहुत अधिक परमाणुओं से मिलकर बहुत एक साथ मिलकर बना हुआ रहता है, बहुत सटा हुआ रहता है। इसके बीच रिक्त स्थान नहीं होती है, बहुत कम होती है। चलिए इसको हम और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। चलिए इसे समझ लीजिए अच्छे तरीक़ा से। आपका यही तीनों में से कोई एक रहेगा।
तो जहाँ ठोस है वहाँ पर परमाणु जो है बहुत एक साथ मिलकर बना हुआ है, और जहाँ द्रव है वहाँ पर परमाणुओं के बीच में कुछ जगह रिक्तियाँ अधिक है, और गैस में जो है वह बहुत दूर दूर पर रहती है। तो आपको ये तीन ही से कोई एक देगा, तो आपको ये याद कर लेना है, और फिगर को अच्छे से समझ देख लीजिए और समझ लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो इससे जो है हमको पदार्थ के कण का निरंतर गतिशील होने का प्रदर्शित करता है, जो विसरण विसरण के कारण होता है, जो हम इसका सेट वन में भी बताए थे। विसरण को अच्छे से जानना है तो सेट वन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? ऑप्शन दिया है जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि जो गैस होता है, गैस गैस की विसरण बहुत अधिक होती है, वो बहुत जल्दी फैलता है। जैसे अभी अगरबत्ती का आप क्वेश्चन देखे थे, तो उसका भी जो है सेंट जो है बहुत दूर तक पहुंच जाता है विसरण के कारण ही। और जब घर में खाना पकता है तो किचन से सेंट जो है पूरा घर में फैल जाता है, वो भी विसरण का ही उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। वायु 18 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा। चलिए तो हम लोग क्वथनांक और गलनांक और संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को समझते हैं अच्छे तरीके से। जिस ताप पर पानी जो है उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी उबल रहा है। अब गलनांक समझते हैं। ये जैसे ये देखिए बर्फ जो है गल रहा है, तो जिस ताप पर कोई वस्तु गलता है उसे ही गलनांक कहते हैं। और इसी में हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा को भी समझ सकते हैं कि जिस ऊष्मा से, इसमें कुछ ऊष्मा तो लगा होगा इसको गलने के लिए, तो जिस ऊष्मा से ये जो गल रहा है उसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वाष्पन में भी वाष्पन में भी जिस ऊष्मा से इसमें वाष्पन हुआ, जिस मतलब कि ये जो उबल कर जो वाष्प हो रहा है, उबल कर जो ये वाष्प हो रहा है और ऊपर जो उठ रहा है, तो इसमें भी कुछ ऊष्मा लग रही है, तो उसी को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 19 नंबर। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि कपूर कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में जाए हुए ही सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल कपूर ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 का आंसर ऊर्ध्वपातन हो गया। और वाष्पीकरण और संगलन और विसरण ये समझना है तो सेट वन में देखिए, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ऊर्ध्वपातन अच्छा क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं या क्या कहलाती है? तो ये जो है वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो वह वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो ये जो है केल्विन में दिया है, तो केल्विन में बदलने के लिए जितना भी देता है उसमें हम +273 को जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 273 के, अर्थात बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर में क्या कर रहा है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का
निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो डाल्टन ने वो कहे थे कि कोई भी वस्तु जो है वह कोई वस्तु है वह एक परमाणु से बना है, और परमाणु जो है वह अविभाज्य है, मतलब कि इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में। इसमें बोला है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, तो इसका अर्थ जो है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी होता है। इसका यही कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। इसमें दिया है 24 नंबर में, किसी भी योगी का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस योगी के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? ये सेम क्वेश्चन है, सेट 1 में भी था। जो स्वतंत्र रूप से रहता है वह अणु ही रहता है, और परमाणु जो है वह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। ये H2O पानी हो गया, और NaCl नमक हो गया, ये सब अणु का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है? तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि पहला दिया है COCA3, तो इसका मतलब हुआ CaCO3, मतलब Ca एक है और C भी एक है और O 3 है, तो इसको जोड़ने पर जो मिलेगा वही इसका परमाणु होता है। तो ये हो गया 5, तो मतलब ये नहीं हुआ, इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा है NH3, मतलब कि नाइट्रोजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, नहीं हाइड्रोजन 3 है, इसको जोड़ेंगे तो 4, मतलब कि इसका आंसर यही हो जाएगा NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। और इधर जो है इसको भी देख लीजिए, H2O हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी 3 हो जाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और NaCl, तो Na भी एक है और Cl भी एक है, था तो 2, ये भी आंसर नहीं होता। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा है कि कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, 36 ग्राम जल का मोल में बदले, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए मोल का एक सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। मोल का सूत्र होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटे दिया गया परमाणु द्रव्यमान, दिया गया परमाणु द्रव्यमान। तो क्वेश्चन में दिया है कि 36 ग्राम जल को क्वेश्चन में दिया है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। तो 36 ग्राम दिया है द्रव्यमान और जल है H2O, तो इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो हो जाएगा मोल बराबर द्रव्यमान 36 दिया है और जल का परमाणु द्रव्यमान होता है, जल का परमाणु द्रव्यमान होता है H2O, हम कर सकते हैं 2 यहाँ हो जाएगा, और ऑक्सीजन 8 का 8 दूनी 16, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 18, तो ये 18 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2, तो 2 मोल हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? ये भी उसी सूत्र से बनेगा। तो इस सूत्र में क्या था कि मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे द्रव्यमान
बटे परमाणु द्रव्यमान, दिया गया परमाणु द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा, इसमें मोल दिया हुआ है तो हम इसमें लिख सकते हैं, मोल की जगह में 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का होता है नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 14 गुना 5 बराबर 70 यू, 14 पंजे 70, 70 यू हो जाएगा, अर्थात ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में दिया है कोशिका का बिजली घर क्या है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही होता है। और 30 नंबर, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए इसको हम लोग एक साथ फिगर में देखते हैं। चलिए इसमें समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसमें राइबोसोम जो है, राइबोसोम बहुत छोटा छोटा, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का ये सब जो है ये राइबोसोम है। और ये जो ये दिख रहा है जालिका वाला, ये हो गया अंतद्रव जालिका, इसी को अंतद्रव जालिका कहते हैं। और इसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण, ये गोल्जी उपकरण है। ये जो है गोल्जी उपकरण है। और ये लाइसोसोम है, ये सब जो है ग्रीन अलग से जो है ये लाइसोसोम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 31, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो यह एक बैक्टीरिया होता है। यह कुछ इस प्रकार दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32, झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो यह अंतद्रवित जालिका में होती है, जो भी आपको हम फिगर में दिखा भी रहते हैं। और 33 में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 इसमें बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो इसका 2 संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या दिया है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि अगर किसी भी जीव का गुणसूत्र जितना भी दिया होगा, उसका अंडा में उसका आधा होता है, जितना भी देगा उसका आधा होता है। तो 18 का आधा यहाँ 9, 9 हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 इसमें बोल रहा है कि पौधे में जल एवं खनिज का लवण का संवहन कौन करता है, तो यह जाइलम करता है। चलिए इसे भी फिगर में समझते हैं अच्छे से। इसमें जो है जल और लवण का जाइलम जो है संवहन करता है। जैसे कि आप इसे याद रख सकते हैं, ज से जाइलम और ज से जल और ज से जल भी, तो ये सब को ये संवहन जाइलम द्वारा ये नीचे से रूट के द्वारा ले जाता है। लेकिन फ्लोएम जो है वह पत्ती के द्वारा, ये जो है पत्ती के द्वारा जो है वह भोजन बनाने में काम में आता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटो के द्वारा अपना पत्तों से अपना खाना बनाता है। तो और ये जाइलम जो है जड़ के द्वारा संवहन करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 36, रक्त एक ऊतक है, यह संयोजी ऊतक है। पेशीय
पेशी जो है ये शरीर में रहता है और हड्डी के साथ पकड़ के रखता है। और तंत्रिका जो है ये मस्तिष्क में हम लोग को किसी चीज़ के सही गलत के बारे में पता चलता है। अगर कोई ठंडा वस्तु है तो छूने से पता चलता है, तो ये सब सूचित यही करता है। और मांसपेशी जो है ये हमारे शरीर में वजन को बढ़ाता है। जैसे हम इस सब का फिगर भी दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारे शरीर का पेशियाँ हैं और ये जो है तंत्रिका तंत्र है और ये मांसपेशियाँ हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली की रचना को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं टेंडन। इसको हम लोग टेंडन कहते हैं, जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। और लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट जो है वो अस्थि अस्थि को जोड़ता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। तंत्रिका बता ही दिए और मांसपेशी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो वह कहलाती है क्लोरोन काइमा कहलाती है, क्लोरेन काइमा कहलाती है। चलिए 39 है, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो बीज जयोतक से बढ़ती है। चलिए इसको फिगर से समझ। चलिए यहाँ समझिए कि पौधे में जो है 3 तरह का उत्तक पाया जाता है। जैसे कि जैसे पौधे में सरल अस्थायी उत्तक में 3 प्रकार का होता है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। इसमें है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पहले पेरेन्काइमा को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसका कार्य जो है सहारा प्रदान करना और भोजन के भंडारण, जल और पोषण तत्वों का भंडारण करना, ये पेरेन्काइमा का काम होता है। ये रहता कहाँ कहाँ है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में, फल में और बीज में, ये सब होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि और इसी में देखते हैं कि पेरेन्काइमा भी ये 2 तरह से बढ़ जाता है। एक हो जाता है क्लोरेन्काइमा, एक हो जाता है एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस एक क्वेश्चन था। और एरेन्काइमा जो है, एरेन्काइमा ये जो है जलीय पौधों में को सुरक्षा प्रदान करता है और उसको टिके रहने के लिए, जल के ऊपर रहने के लिए ये कार्य करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लोटस का एक दिया हुआ है, इसमें जो है एरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब समझ लीजिए कोलेनकाइमा को। तो कोलेनकाइमा जो है ये लचीलेपन, इसका काम क्या है समझ लीजिए। लचीलेपन का गुण प्रदान करना और यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जैसे कि पत्ते और डाली में किस प्रकार से वह जुड़ के रहता है और हवा चलने के बाद भी वह मजबूती से एक दूसरे के साथ लचीलापन के साथ वह जुड़ा हुआ रहता है। तो वह कोलेनकाइमा उत्तक के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्ती जो है किस प्रकार से यह लचीलापन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब है स्केलेरन-काइमा। तो स्केलेरन-काइमा जो है, यह जो है इसका कार्य जो है इसका कार्य जो है कठोर और मजबूत मजबूत बनाना और सुरक्षा प्रदान करना। ये सबसे कठोर होता है उत्तक पेड़ों का। ये कहाँ रहता है? तो तना में, पत्तियों की सिरा पर, बंडल संवहन, फल और बीज में होता है। और ये इसका उत्तक जो है इस प्रकार देखने में लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग बीजयोतक को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जब जो है एक कोशिका जो है 2 भाग में बढ़ता है, मतलब टूटता है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे कि ये सब जगह में इस सब जगह कोशिका के वृद्धि होने के कारण ही, एक से दो होने में टूटने के कारण ही यहाँ वृद्धि होता है, इसमें वृद्धि होता है और ये वृद्धि होता है। तो यही बीजयोतक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। इसमें बोला है कि मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बना होता है? बोलने का अर्थ है कि जो हम लोग का मुंह जो है, जिसे हम लोग खाना खाते हैं, तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है एपिडर्मल। एपिडर्मल ये जो है हमारे शरीर में एक तरह से मजबूती वाला ऊतक होता है, जिसके कारण
हमको खाने में कुछ जो भी अगर हार्ड चीज़ खाते हैं, जैसे कि ईख हो गया, तो ईख खाते हैं तो हमारे मुंह में लग भी सकता है। तो ये सब से बचाने के लिए एपिडर्मल ऊतक का यहाँ पर रहता है, इस सब से बचाने के लिए। चलिए, आज का क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हो जाता है।